नमस्कार साथियों, जिंदाबाद, जय भीम। आज बहुजन संवाद लाइव कार्यक्रम में हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं डॉक्टर लता प्रतिभा मधुकर जी। नमस्ते। आप। हाँ जी। दीदी, हम्म। आपका स्वागत है इस जय कार्यक्रम में। भीम, जय भीम। हाँ। अ, डॉक्टर लता दीदी ने बहुजन मूवमेंट पे पीएचडी की हुई है। आप लेखिका हैं, बहुजन विचारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एनएपीएम के साथ बहुत लंबे अरसे तक आप जुड़ी रही हैं। खास करके मेधा पाटकर जी के साथ नर्मदा घाटी में आपने बहुत काम किया है, लोगों के साथ, दलित, आदिवासी और बहुजन समाज के साथ। और समय समय पर आप बहुजन समाज की जो चिंताएं हैं, जो उनके विचार है, उसको प्रसारित करने का काम करती हैं। लता दीदी, मैं आपका स्वागत करते हुए, और क्योंकि आपने बहुजन मूवमेंट पे काम किया है, जैसे आप आपसे जो बातचीत हुई थी, आपने भले ही पीएचडी तो आपने महाराष्ट्र की बहुजन महिलाओं के ऊपर और बहुजन आंदोलन के ऊपर की, लेकिन आपने कहा कि उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सब जगह के अनुभव आपके पास हैं। तो क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग सुनते हैं, क्योंकि हम बहुजन संवाद कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसकी एक्सपर्ट आप हैं, जैसा जितना मुझे मालूम है। मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि ये जो बहुजन शब्द है, तो ये बहुजन शब्द क्या है? अ, आपको सबको जय भीम। और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस कोरोना पीरियड में भी काम कर रहे हैं, उन सबको अभिवादन करती हूँ। और एक बात, आज है शाहू जयंती। तो शाहू महाराज की जयंती के अवसर पर आज हम मिल रहे हैं। और शाहू महाराज जी ने बहुजन आंदोलन को जिस तरीके से अगुवाई की, और आज हम लोग जिस के बारे में बात करते हैं, बहुजनों के आरक्षण के बारे में, उसकी नींव डाली शाहू महाराज जी ने। तो आज उनके जयंती पर महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ताराबाई शिंदे, सगुणाबाई गोवंडे, और सरस्वतीबाई, और मुक्ता साळवे, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, पेरियार जी, इन सब को अभिवादन करते हुए मैं बहुजन शब्द के आपके आपके प्रश्न की तरफ आती हूँ। मेरा बहुजन शब्द जो है, हम लोगों को लगता है कि अभी अभी किसी कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय आया, लेकिन ऐसे नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध ने जब पाली भाषा में उनको, यानी पाली भाषा में ये शब्द है, और जब उनको पूछा गया कि हम क्या करें, किसके लिए काम करें, तब उन्होंने कहा था कि हम सबने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय काम करना चाहिए। तो ये बहुजन कौन थे? तो बहुजन कोई शोषक के साथ लगे हुए नहीं थे। तो ये सारे लोग वहां अलग अलग तरह से इस पूरे भारत उस समय अस्तित्व में नहीं था। केवल उस समय एक पूरा इतना बड़ा खंड था, उसमें जो जी रहे थे वो थे। मैं आपको एक सुना दूं कि वो कैसे कहते थे कि चरथ भिक्कावचारिकम बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुक कंपा अथाय हिताय, तथागत गौतम बुद्धाय। तो ये जो है, ये बहुजन शब्द 2500 साल पहले बहुजन शब्द आया। तो आपने जो पूछा, तो उसकी पहली नींव अगर आती है तो बुद्धिज्म से आती है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ओके ओके, जी जी जी, मेरा माइक हाँ, म्यूट था एक्चुअली। हाँ। जी। बहुजन आंदोलन, जैसे कि हम कहते हैं कि 83%, 85% बहुजन समाज है देश के अंदर। और लेकिन आज हम देखते हैं कि जो बहुजन आंदोलन था, एक समय पीक पे था, उसका उभार हुआ, लेकिन आज जिस तरह से फांसीवादी ताकतों का प्रभाव है पूरे देश के अंदर, फांसीवादी ताकतें उभर रही है, तो उनके साथ साथ बहुजन आंदोलन भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो अपने रसातल की ओर जा रहा है। आप देखें कि आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां जहां भी बहुजन आंदोलन मजबूती के साथ खड़े हुए, वो आज उस स्थिति में मजबूत नहीं दिख रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? और थोड़ा इतिहास की तरफ भी आप अपनी दृष्टि अगर डालने की कोशिश करेंगे तो। हम लोगों को ये देखने की बहुत जरूरत है कि इस देश में जब आजादी का आंदोलन की शुरुआत हुई,
उस आजादी के आंदोलन के समय ही शुरुआत हुई थी कि जातीय अस्मिता को लेकर आंदोलन के बारे में बातचीत और शुरुआत तो वो कैसे हुई थी। तो महात्मा ज्योतिराव फुले जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ दोनों ने मिलकर 1848 में शूद्रातिशूद्र और सारी औरतों के लिए पहला स्कूल खोला और उन्होंने 1873 में एक पहली किताब लिखी, वो थी गुलामगिरी। उसी समय मार्क्स की दास कैपिटल भी आ रही थी, वहां एक वर्गीय समीक्षा उभर रही थी और यहाँ जातिवाद भी एक किस तरीके से एक ब्राह्मणवाद के तहत यहाँ चातुर्वर्ण के तहत गुलामी है उसकी बात रखी जा रही थी। तो ये जो गुलाम है, ये जो शूद्राति शूद्र है, ये बहुजन है और ये शूद्राति शूद्र बहुजन है। तब महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक बहुत अलग थियरी दी, वो थी त्रिवर्ण विरुद्ध शूद्राति शूद्र। उस समय तक चातुर्वर्ण थियरी में अतिशूद्र भी कहा जाता था कि वो गांव के बाहर रहेंगे, लेकिन अतिशूद्र शब्द नहीं था। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस स्थिति का आकलन किया और पूरे समूचे देश में अतिशूद्रों के साथ, यानी उनको पूरे गांव के बाहर रखा गया है और ये शूद्रों से भी अतिशूद्र है, यानी पिछड़ों से भी पिछड़े हैं, ये कहते हुए उनके उन्नयन के लिए शूद्रों ने भी सामने आना चाहिए, ऐसे कहा। अब बात यह है कि उन्होंने शूद्र और अतिशूद्र समूचे एक वर्ग में डाले, क्योंकि अगर गोबर उठाने वाली औरत हो, खेती में काम करने वाला कोई भी मजदूर हो, या कोई श्रमिक हो, निर्माण में हो, कोई सुतार हो, लोहार हो, या कोई कारीगर हो, या कोई बुनकर हो, ये सारे लोग अलग अलग निर्माण करते थे, प्रोडक्शन में थे, उत्पादन में थे, लेकिन ये उत्पादक वर्ग, ये कामगार वर्ग की पहचान इस देश में जातीय पहचान थी। इनको किसी भी तरीके से पूजा का हक नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, और ये जो वास्तव है, इस वास्तव को दुर्लक्ष्य करते हुए अगर आप ज्ञान सत्ता और राज्य सत्ता लाना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, तो वो कैसी आजादी, ये पहला सवाल जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। उसके बाद हम देखते हैं अय्यंगार ने किया, हमने देखा कि नारायण गुरु ने किया, हमने देखा पेरियार ने किया, हमने देखा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन सब का निचोड़ निकाल कर ये जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, फिर यूपी में हो, बिहार में हो, या हर एक जगह पे, दक्षिण में तमिलनाडु में हो, केरला में हो, या तेलंगाना में हो, या आंध्रा में हो, या कर्नाटका में हो, गुजरात में हो, या फिर हम लोग देखेंगे बंगाल में हो, इस तरीके से जो अलग अलग जगह पे थोड़े थोड़े जो रिबेल चल रहे थे, ये जो विरोध चल रहे थे, उन सारे विद्रोहों का एक निचोड़ महात्मा फुले की थियरी में मिलता है और उससे तैयार होती है एक बहुजनों के आंदोलन की शुरुआत होती है। अब आपने पूछा कि बहुजन आंदोलन तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो है कहाँ? तो उसके लिए मुझे लगता है 3 कारण है। एक तो जब कमंडलू के खिलाफ जब मंडल आया, तो मंडल ने बहुत बड़ी मांग की कि यहाँ के जातियों की जनगणना की बात की, और पहली बार ये स्पष्ट हुआ मंडल के तहत कि 3743 जातियां हैं। आज उसके साथ और 4 जातियां जुड़ गई तो 3747 जातियां आ गई। तो ये जो इतना बड़ा वर्ग है, ये इतने बड़े वर्ग को पिछड़ा क्यों रखा गया? और 340 जो आर्टिकल था, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लगातार बोला था कि ये होना चाहिए पारित, लेकिन वो संसद में पारित उस समय क्यों नहीं हुआ और बाबा साहेब अम्बेडकर को रेजिग्नेशन देना पड़ा? ये सारे जो मुद्दे हैं वो बहुजनों के लिए हिस्टोरिकली जो हम कहेंगे इनजस्टिस वाले मुद्दे रहे। तो ये ऐतिहासिक अन्याय वाली बात है। हम जंगल अधिकार के कानून की जब बात करते तो हम कहते हैं कि आदिवासियों के ऊपर ऐतिहासिक अन्याय हुआ। मेरा कहना यह है कि बहुजनों के ऊपर भी ऐतिहासिक अन्याय हुआ, और इस ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई तब हो सकती है जब यहाँ के आंदोलनों में बहुजन अपनी अस्मिता के लिए खड़े रहे और अपने अस्तित्व के लिए खड़े रहे, और खड़े रहे अतिशूद्रों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, और खड़े रहे ना कि वो ब्राह्मणवाद के पीछे जाएं या मंदिरों की लड़ाई लड़े, ना ही वो अपने अंधश्रद्धा के पीछे दौड़े। अगर बहुजनों की ताकत वहां से निकलती है बाहर,
और जातीयवाद के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा होती है, तभी इस देश में क्रांति आएगी, नहीं तो प्रतिक्रांति का दौर तो इस देश में चल रहा है। और जैसे आपने कहा, तो बहुजनों को इस्तेमाल करना शुरू है। उस समय हमने देखा राजीव गोस्वामी ने खुद को जला दिया था। कितने सारे युवाओं को पता नहीं था कि मंडल और आरक्षण की क्या बात है, और कितने सारे युवाओं को बाद में पता चला कि अरे आरक्षण तो हमारे लिए था, हमने क्यों अपने को खुद को जलाने की बात की। तो इतने सारे, इतना अनभिज्ञ होना, और दलित एससी एसटी के प्रति हमेशा एक बहुत निगेटिव मत रखना, ये ओबीसी के तहत इसलिए हुआ कि ओबीसी को 340 के तहत ये संसद में बिल्कुल अनुमति नहीं मिली और उनको बहिष्कृत रखा गया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जिसको बहिष्कृत भारत कहते हैं, तो आज जिसको हम कहेंगे कि सोशल एक्सक्लूजन, तो इंक्लूजन वाली बात एससी एसटी के लिए 1956 से ही शुरू हो गई। लेकिन हमारे लिए जो बात है, अगर देखा जाए तो ओबीसी या बहुजनों के लिए ये बात बहुत देर से शुरू हुई और उनका इंक्लूजन नहीं हुआ। इसलिए महिलाओं के लिए तो 33% आ गया, लेकिन बहुजनों के लिए ये आने के लिए मंडल, यानी बस 30 साल की लड़ाई है अभी। 30 साल बस कुछ 7 अगस्त 1990 को मंडल आया और मंडल पारित किया गया वीपी, हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा। कल ही उनकी जयंती भी थी, उनको भी मैं अभिवादन करती हूँ कि वीपी सिंह अगर नहीं होते तो मंडल हमें नहीं मिलता। तो ये जो देखने की जैसी बात है कि बहुजन क्या है, ये आपने पूछा, और बहुजन आज के ओबीसी है, और ओबीसीयों को भी समझना पड़ेगा कि हम लोगों को इस आंदोलन के तहत हमको क्या मांगे रखनी है, और वो जो मांगे रख रहे हैं उसको बहुत कम लोगों को मालूम है कि बहुजनों की मांगे क्या है। ओबीसी आज भी राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व बहुत जोर शोर से नहीं दिख रहा है। जैसे एक जमाने में कहा जाता था कि वीपी सिंह के साथ शरद यादव जी और बाकी अन्य लोग, मुलायम सिंह यादव है, लालू प्रसाद जी है वगैरह, और फिर देखा जाता था कि अरे तमिलनाडु में तो इतना बड़ा 69% उनको आरक्षण भी मिला है, और पेरियार के कर्तृत्व के कारण आज सब जगह ओबीसीयों का आरक्षण जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों की चिंता का विषय है कि ओबीसीयों को किस तरीके से विकास की धारा में, और सही विकास की धारा में, शाश्वत विकास की धारा में लाया जाए, और उनको एक सही मौका मिले, उनको सही शिरकत मिले निर्णय प्रक्रिया में, ये कैसा किया जाए। हेलो 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 बंद हुआ है क्या? नाही, तिकडे इथे येत आहे की तिकडे दिसतंय म्हणून. हेलो हेलो हेलो, हाँ दीदी, आवाज आ रही है आपको? सॉरी सॉरी अभी आ रही है, तब नहीं आ रही थी। हाँ। जी जी, मेरा अगला सवाल ये था कि आमतौर पे हम देखते हैं कि दलित और बहुजन, हम बहुजन की बात तो करते हैं, बहुजन में दलित भी आते हैं, लेकिन आमतौर पे देखा ये जाता है कि बहुजन जो ओबीसी समाज है, उसका और दलित समाज का तालमेल बहुत कम दिखता है। आप पॉलिटिक्स में देखिए या वैसे सामाजिक ताने बाने के हिसाब से देखिए। और दूसरा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुजन समाज को, ओबीसी को आरक्षण देने की बात, जो आर्टिकल 40 में देने की बात की थी, भले उसको स्वीकार नहीं किया गया जी, 340 सॉरी जी। तो लेकिन तो इसकी वजह क्या लगती है आपको कि बाबा साहब की स्वीकार्यता जिस तरह से होनी चाहिए थी ओबीसी समाज के अंदर, उस तरह की स्वीकार्यता देखने को नहीं मिलती है?
हाँ, एक तो इसको जैसे मैंने कहा एक ऐतिहासिक अन्याय के तहत देखना नहीं शुरू हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि आदिवासियों के आंदोलन में ऐतिहासिक अन्याय के बारे में जितनी आवाज उठी, उस तरीके से आवाज उठना बहुत जरूरी है। और समूचे 3743 जातियों का इकट्ठा आना ये कोई खेल नहीं है। 30 साल पहले अगर हमारी शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है कि हमारा आंदोलन बहुत नया नया है। और इस ये आंदोलन ना बाकी जन आंदोलनों से बहुत अलग है। अगर हम देखते हैं तो वो कैसे अलग है, तो वो केवल एक इश्यू बेस्ड आंदोलन नहीं है, और ये सामाजिक परिवर्तन का भी आंदोलन है। दूसरा ये कि इस देश की जाति व्यवस्था के खिलाफ का परिवर्तन का आंदोलन है। तो ये जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात करता है, निर्मूलन की बात करता है। लेकिन क्या सचमुच जाति व्यवस्था निर्दालन में ओबीसीओं के आंदोलन की अगुवाई रहेगी? क्या दलितों के साथ वो बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर इसमें चलेंगे? ये सारे सवाल है। 341 और 342 को संसद ने तो उस समय राजमान्यता मिल गई और पारित हो गए, तो एससी प्रवर्ग बन गया, एसटी प्रवर्ग बन गया। आज हम लोग दलित बहुजन कहते हैं, लेकिन जब हम ऑफिशियल कैटेगरी की बात करते हैं तब हम एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, हम नोमैडिक ट्राइब की बात करते हैं। क्रिमिनल ट्राइब नाम का एक बहुत बड़ा जो ये लगा हुआ था एक लेबल, वो हटाने के लिए यहाँ के घुमंतु जनजातियों के लीडर्स हो, जैसे रेणके जी है, लक्ष्मण माने जी है, फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो लक्ष्मण गायकवाड़ जी है, इस तरीके के जो विमुक्त समुदाय से आने वाले लोग हैं, उन्होंने सबने शिरकत की। और रेणके आयोग आया भी और उन्होंने ये कहा कि हमको आप इस तरीके का लेबल मत दीजिए कि क्रिमिनल ट्राइब से हमको निकाल दीजिए। तो उस तरीके से उनको आज नोमैडिक ट्राइब्स कहा जाता है, घुमंतु जनजातियां कहा जाता है। लेकिन ओबीसी के बाद में बात करो तो लोगों को यही पता नहीं कि ये कारीगर जो है मेरे यहाँ पीतल का काम कर रहा है, लोहे का काम कर रहा है, या कोई दर्जी है या कोई बुन रहा है, ये सारे लोग मिलकर ओबीसी बनता है। तो ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, लेकिन उसके क्राइटेरिया क्या है? तो एक बहुत मजेदार बात है कि किसी भी पिछड़े वर्ग के सामान्य इंसान को पूछ लो और खास तौर पे आदमियों को पूछ लो, तो उनको ये पता ही नहीं कि इस देश के पिछड़ेपन का आधार स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, और ये बहुजन महिलाओं की स्थिति के आधार पर है। जो 11 इंडिकेटर्स मंडल आयोग ने दिए हैं, वो मंडल आयोग में 6 जो इंडिकेटर्स है, वो इंडिकेटर्स है कि आपके गांव में, आपके समुदाय में, आप जिस जाति में जन्म हुए हैं, वहां महिलाओं की स्थिति कैसी है, क्या कितनी दूरी से उनको पानी लाना पड़ता है, कितनी दूरी से वो लकड़ी लाती है, क्या उनकी 10-12 से लेकर 17 साल 18 साल के नीचे शादियां होती है, क्या उनके लिए जब उनका जैसे कि मृत्यु भोज के समय नन्ही 1 साल की लड़की की भी शादी या 1 महीने की लड़की की भी शादी की जाती है। ये सारे बहुजन समाजों के जो रिवाज है, वो सारे रिवाजों को लेकर उनको पिछड़ा कहा गया है। क्या उनको स्कूल में डाला गया है? क्या अपने माँ के साथ और पापा के साथ वो खेती पे काम करने जाती है? ये जो सारे इंडिकेटर्स दिए गए हैं, उन इंडिकेटर्स के आधार पर हम लोगों ने देखना चाहिए कि ओबीसी क्या है। और आज ओबीसी प्रवर्ग में जो लोग हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, आरक्षण की, और ओबीसी जो पुरुष नेता है वो एक बात कर रहे हैं, वो है जात जनगणना की। लेकिन उनमें से कोई भी इंडिकेटर्स के तहत बात नहीं कर रहे हैं कि अगर महिलाओं की स्थिति सुधारी जाए, यहाँ के हमारे पूरे ओबीसी जातियों में महिलाओं को अगुवाई करते हुए उनको बराबरी से, यानी स्कूल से लेके हाई स्कूल से लेके उच्च शिक्षा से लेके सर्वोच्च शिक्षा तक अगर उनको लाना है, तो जब वो लाएंगे तब जाके ओबीसी का, जैसे दलित लोगों ने करके दिखाया, आज घरों घरों में औरतें पढ़ रही है। आज इतने आत्मचरित्र आए, जितने पुरुष लेखकों के आए उतने स्त्रियों के आए हैं। आप देख सकते हैं कि बेबीताई कामले का है, शांताबाई कामले का है, फिर हम कौशल्या बसंत्री का है, हमारी एक जो रजनी तिलक है उनकी माँ का है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितने सारे आत्मचरित्र, उर्मिला पवार का आत्मचरित्र है,
सुशीला ताई का, टागोर का आत्मचरित्र, ये कितने आत्मचरित्र, बेबी हल्दर का आत्मचरित्र, कितने आत्मचरित्र है कि जिससे हमको पता चलता है कि आज दलित औरतें पढ़ लिख कर बड़ी हुई है। मैं दलित शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि दलित बहुजन को हम इकट्ठा बहुजन कहते हैं, लेकिन इस समय ये बहुत समझना जरूरी है कि एससी कैटेगरी में जो आए उनको मैं दलित शब्द, क्योंकि दलित पैंथर से निकला हुआ शब्द है, एक विद्रोही शब्द है, इसलिए मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। तो वो उस तरीके से हमें उनको देखना चाहिए, और उसके आधार पर बहुजन समाज ने ये समझना बहुत जरूरी है, ओबीसी लोगों ने, कि हम हमारी जातियों में कैसे रह गए और किस तरीके की चीजें हैं कि जैसे कि खेती, तो आज भी खेती के लिए मांग जब उठती है तो किसान को कैसे देखा जाता है, हमारी इकोनॉमी कैसे देखती है किसान को। हम एक तरफ किसान ये जाति व्यवस्था में अटका है, वो कहीं कुर्मी है, कहीं यादव है, कहीं कुणबी है, कहीं कुणबी मराठा है, कहीं तेली है, ये सारे लोग, जैसे मैं खेतीहर जाति से आती हूँ, तो मैं किसान की बेटी हूँ, और आज मेरे पापा बैंक में नौकरी करने लगे, वो उनकी पहली जनरेशन थी, लेकिन बाकी सब लोग उनके यहाँ किसानी करते थे। तो ये जो खेती करने वाले किसान लोग हैं, उनके घरों की स्थिति क्या है, क्या उनको फर्स्ट पे कमीशन तक मिला? तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जाति के आधार पर, जैसे दलितों ने कह दिया कि हम कोई भी इस तरीके का कोई भी व्यापार, हम मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करेंगे, अभी हम सफाई काम भी नहीं करेंगे, पहले हमें शिक्षा दो। ओबीसी जब तक इस तरीके से शर्तें नहीं रखते हैं, नहीं करेंगे, हम नहीं करते सुतारी, हम नहीं करते लुहारी, हमारे पहले बच्चों को शिक्षा दो, और इस तरीके की शिक्षा दो कि आईटीआई में, आईआईटी में भी वो जाएं, और इस तरीके से उनके हाथ में जो कौशल है, जो स्किल्स है, वो स्किल्स के तहत उनको एक रिकॉग्निशन मिले। लेकिन इस तरीके की मांगे आज भी उभर नहीं रही है, और उसको एक हम कहते हैं कि पूरा जन आंदोलन जैसे है, तो जन आंदोलन नहीं खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि 7 अगस्त को अभी मंडल आयोग को पूरे 30 साल हो रहे हैं, उस समय शायद मैं ही अगुवाई करूं और ओबीसी जन आंदोलनों का समन्वय बनाने की बात करूं। इस तरीके का नेतृत्व लेना पड़ेगा और महिलाओं को लेना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और आपको सुनाई दे रही है मेरी बात? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हेलो, बीच बीच में खंडित हो रहा है क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? क्योंकि मुझे यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। ये जो आपने, हेलो, हाँ, आपको बीच में सुनाई दिया था आवाज? हाँ जी जी, मुझे सुनाई दी थी, आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो, अभी आपको आवाज आ रही मेरी? जी। अभी आ रही है। मेरा हाँ। अगला सवाल है कि आपने जैसे जिक्र किया अभी कि, हाँ, आपने जैसे जिक्र किया कि ओबीसी की 3.5, तो ये अलग अलग जाति, इतनी सारी जातियों में बंटने का कारण क्या मानती हैं आप? क्या हाँ, एक ओबीसी क्या? 3000, क्योंकि क्योंकि जी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, तो जो ब्राह्मण, अगर, हेलो, हेलो, मुझे सुनाई नहीं दिया।
आपका सवाल। जी, अभी जैसे हम अभी हाँ, आवाज आ अभी रही है आ रही आपको? है। हाँ, अभी आ रही है। हाँ। क्योंकि हम जो अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर हम देखें तो ब्राह्मण, वैश्य, लेकिन ऊपर के जो 3 वर्ण है उसमें इतनी सारी जातियां नहीं। हो, गोल गोल फिरत. तिथे हो, तिथे त्यांना ऐकू जात होतं. तेच म्हटलं त्याला ऐकू गेलं नाही तर म्हणजे त्याला ऐकू नाही होतं. इथे लिहिलेलं आहे एव्हरीवन कॅन सी यू अँड हिअर. हॅलो, नमस्ते. हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। आप अपनी बात जारी रखिए। जी। हाँ, मुझे कुछ भी हाँ। नहीं सुनाई दे रहा था इसलिए। तो जी, मुझे जी। सवाल का जवाब देना है क्या? क्योंकि आगे का सवाल क्या है वो मुझे सुनाई नहीं दिया। जी, जी। तो वो पिछला हम भी आपका नहीं सुन पाए कि आपने कहाँ तक अपनी बात रखी है। रखिए, ठीक है, मैं आगे जोड़ती हूँ उसको। हाँ, आप बोलिए। अच्छा। जी, जी। जी। हाँ, हाँ। तो जब ये बात आती है कि बहुजनों की बात आती है, तब मैंने जब कहा कि महिलाओं के बारे में जो निर्देशांक है, जिस तरीके से उन्होंने निर्देश दिए हैं, उसको लेकर बात बहुत ज़रूरी है कि पिछड़े वर्ग के सारे लीडर्स को, नेताओं को ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि इसके लिए क्या-क्या टक्कर हुई, तो टक्कर ये हुई कि करीबन 30 साल से जब से मंडल आया है, तब मंडल के बारे में जो प्रगतिशील विचारों के लोग हैं, उनमें भी बहुत सारी अलग-अलग विचारधाराएं हैं और उन्होंने भी मंडल को लेकर कुछ भी काम नहीं किया। जैसे मैं अगर बता दूं कि जन आंदोलनों में भी काम करने वाले लोगों ने दलितों के, आदिवासियों के मुद्दे पे काम किया, लेकिन ओबीसीओ के मुद्दे पे काम नहीं किया। अब जब हम जल की बात करते हैं, हम जब जमीन की बात करते हैं, हम जमीर की बात करते हैं, या फिर हम लोग जंगल की बात करते हैं, तब उसके ऊपर जो फॉरेस्ट डिवेलर्स है वो ओबीसी है। जो जल के ऊपर निर्धारित होके सिंचन के लिए कुछ पानी मांगना चाहते हैं, वो किसान है, वो किसान मजदूर है, वो निर्माण में काम करने वाले मजदूर है, फिर वो रास्ते पर काम कर रहे हैं। ये सारे लोगों को असंगठित क्षेत्र करके भले ही कामगार के तहत, असंगठित कामगार के तहत हमने इकट्ठा किया, या फिर हमने भूमि आंदोलन चलाए, हमने आंदोलन चलाए जल के हक के, जल बिरादरी के, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि इसके पीछे क्या जाती है। जैसे मैं बताती हूँ कि डॉक्टर बाबा आढ़ाव, इन्होंने पानी के नीचे, पानी के पीछे का एक सूत्र समझा, क्योंकि वो महात्मा फुले के विचारों को समझते थे।
डॉक्टर भारत पाटनकर ने उसके पीछे का एक सूत्र समझा हर जगह से। जैसे राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि पिछड़ा पावे 100 में 60, तो हमने ये समझना चाहिए कि पिछड़ा पावे 100 में 60 कह तो दिया, लेकिन अभी तक हमको 100 में 60 तो मिला नहीं। 100 में 60 है जरूर, हालांकि 100 में 83 है, 83% है हम लोग, लेकिन मिला तो नहीं है बहुजनों को कुछ। और बहुजन महिलाओं को तो छोड़ ही दो, उनको तो कुछ भी हिस्सा नहीं मिला। अब एनएसएसओ का जो रिपोर्ट आया, तो उसमें भी उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हमने जाति के बारे में जनगणना की। तो एनएसएसओ के वो 61st राउंड से लेकर 65 राउंड तक हम अगर देखते हैं तो कुछ जातियों का जिक्र जरूर है, लेकिन उन जातियों का अध्ययन नहीं आता है। तो हमारे देश में ये सारी जो जातियां हैं उनका अध्ययन भी पूरा नहीं हुआ है, इनके बारे में हमारे बहुत कम मालूमात है। अब मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी जात है कि जो बिल्कुल बुनकर थी और आज उनके हाथ से बुनाई का पूरा ये चला गया सामग्री। अब क्या है, वो क्या कर रही है, तो वो कहीं खाने यानी वो कुछ हलवाई का काम कर रहे हैं, या इस तरीके से उन्होंने अपने अपने अलग व्यवसाय बनाए। इतने सारे लोग थे जो उत्पादक थे, खुद उनकी कारीगरी होती थी, कोई माला बनाते थे, कोई फूल बेचते थे, कुछ अलग अलग तरीके से। और इसमें मुसलमानों की भी संख्या है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मंडल ने बहुत पहली बात निकाली, वो थी सारे धर्मों में जातियों की मौजूदगी। तो हमारे देश में सारे धर्मों में जाति व्यवस्था है, तो उनके बारे में जिक्र और उनके बारे में समझना और इन लोगों के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए बहुत जरूरी था। कोरोना के पीरियड में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान फिर किसको हुआ है? हम देखते हैं कि यही जो गरीब कष्टकरी मजदूर लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनको नुकसान हुए। तो जन आंदोलनों ने अस्मिता के मुद्दे को अस्तित्व की लड़ाई के साथ जोड़ा नहीं, और अस्तित्व के मुद्दे को अस्मिता की लड़ाई के साथ जोड़ा नहीं। इसलिए दलित आंदोलन अलग खड़ा हुआ जब, तब दलित आंदोलन को हम कहते हैं कि जैसे हमने देखा कि नेशनल अलायंस ऑफ दलित मूवमेंट्स, नेशनल अलायंस ऑफ दलित विमेन्स मूवमेंट, नेशनल अलायंस ऑफ आदिवासी मूवमेंट, ये खड़ा हुआ। लेकिन बताइए मुझे कि कहाँ है कि नेशनल अलायंस ऑफ ओबीसी मूवमेंट या नेशनल, ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा जी, आपका आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, आ रही है मुझे आवाज। आ रही है, अभी आ रही है। हाँ हेलो, जी ठीक, अभी आ रही थी। हाँ आ रही है आवाज जी। हाँ जी जी, आप मुझे पूछते रहिए तो मुझे पता चलेगा। जी अब मेरी बात पहुंची आप तक? जी 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 हाँ जी जी हाँ जी जी। आप, हाँ, मेरा एक सवाल है, हमारे किसी श्रोता ने पूछा है। हाँ जी, मंडल कमीशन को लेकर देश भर में क्या करना चाहिए, ये हमारे सुनने वालों का सवाल है। अच्छा, ठीक है। जी तो हाँ, हालांकि 7 अगस्त को मंडल डे है। यहाँ के बहुत सारे बहुजन आंदोलन जो है, जैसे कि नागपुर का नागेश चौधरी जिसके समन्वयक है वो बहुजन संघर्ष समिति, जिसका मैंने अध्ययन किया, और इसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं। इन्होंने करीबन 30 सालों से मंडल डे किया है। हम देखते हैं प्रतिमा परदेशी, किशोर ढमाले वगैरह जो सत्यशोधक समाज के लोग हैं, जिन्होंने सत्यशोधक विचारधारा को जिंदा रखा है, ऐसे लोग हैं नूतन माळवी, अशोक चोपड़े जी वगैरह, इन सब ने मंडल दिन मनाना शुरू किया। और मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी यूपी बिहार में भी मंडल दिन मनाते हैं।
तो ये मंडल दिन हम लोग मनाते हैं, लेकिन मंडल दिन का जो महत्व है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। बीपी मंडल ने इस तरीके की बातें जो रखी, तो हर एक जाति से जब लोग बाहर आएंगे और अपने यहाँ की पिछड़ेपन की स्थिति को बताएंगे तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि लोग कहते हैं कि ये लोग पिछड़े हैं, तो मेरा एक और भी सवाल है कि पिछड़े 100 साल पहले तो ब्राह्मण भी थे, महिलाएं सती जा रही थी, केशवपन हो रहा था, उनको उनके ऊपर जो हिंसा हो रही थी। अभी नेटफ्लिक्स पे अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस की हुई एक फिल्म आई है बुलबुल, और उसमें उन्होंने ब्राह्मण महिलाओं के ऊपर, ब्राह्मण उनके पति और उनके घर में ही होने वाले हिंसाचार को फिर से एक बार दिखाया, जबकि हमको मालूम है कि 19वीं सदी में इस तरीके की बातें बाहर आई थी, और फिर 20वीं सदी में भी हमने देखा है कि बहुत सारी फिल्में इसको लेकर आई थी कि ब्राह्मण महिलाओं पर कितने अत्याचार होते थे। तो ब्राह्मणवाद जो है, इसमें ये है कि ब्राह्मण महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार के बारे में तो हमने बात की, लेकिन इस देश में बहुजनों की गुलामी कैसे शुरुआत हुई, ये बहुत देखने जैसी बात है। हमारे बहुजन नायक नायिका का जो है, उन्होंने अगर देखा जाए तो 19वीं सदी में कोई भी ब्राह्मण नायिका नहीं रही है कि ब्राह्मण नायक नहीं रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए स्कूल खोली। तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले थे या फिर वहां पेरियार थे, तो हम देख सकते हैं कि इन लोगों ने इसके अगुवाई की। हम देख सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले ये इस देश की पहली शिक्षिका थी। हम देखते हैं कि फातिमा शेख ये मुस्लिम बहुजन समाज की पहली शिक्षिका थी। हम देखते हैं कि ताराबाई शिंदे ये पहली निबंधकार थी, जिनका जिक्र केवल भारत की निबंधकार में नहीं आता है। कुछ लोगों ने एक थोड़ी सी क्या कहते हैं कि उन्होंने जानबूझ के की है या कुछ, लेकिन जबर सिंह जी अभी हेलो प्रतिभा जी, हाँ एक कर लो, प्रतिभा जी अभी हट गई थी। लता हूँ मैं, मेरी माँ का नाम प्रतिभा है और मेरे पिताजी का नाम जुड़ रही है शायद। हाँ, मेरा नाम लता है, मेरे माँ का नाम प्रतिभा है और मेरे पिताजी का नाम मधुकर। अच्छा, बताइए आप कुछ। जी अगला सवाल, जी अगला मेरा सवाल ये था। हेलो, आवाज आ रही है मैडम आपको? हाँ, अभी आ रही है। ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर काफी मांग चल रही है, लेकिन सरकार ऐसे बात को अभी तैयार नहीं है कि जाति आधारित जनगणना ओबीसी की कराई जाए। तो इसके लिए हमें किस तरह के प्रयास करने होंगे ताकि सही डेटा पिछड़ा वर्ग का निकलकर सामने आ सके? एक तो बात यह है कि देखिए, एक तरफ चल रहा है सीएए एनआरसी वाली बात, और हमारे यहाँ शाहीन बाग की औरतें रास्ते पे आके बैठ गई। हम लोग, मुझे नहीं पता कि ये क्यों जरूरी था कि केवल शाहीन बाग की औरतें आए। यही समय था कि सारे ओबीसी रास्ते पे आ सकते थे। इस समय में ये कह सकते थे कि एनआरसी सीएए कर रहे हो लेकिन जातीय जनगणना नहीं कर रहे हो। हम इस देश में ही जन्मे हैं, हम इस देश में ही खेती कर रहे हैं, हम इस देश में ही निर्माण कर रहे हैं। तो जिस तरीके से शाहीन बाग की औरतों ने हिम्मत दिखाई, जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज उठाई, क्या बहुजन समाज नहीं आ सकता था रास्ते पे? वो नहीं कह सकता है कि आप पूरे कहने लगे हो कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं। कोरोना के समय तो ये पता चलने लगा कि ऐसी हालत बन गई कि सभी लोग नागरिक जो है वो यहाँ से उधर जा रहे हैं, उधर से यहाँ जा रहे हैं, या तो फिर उनको जाने के लिए कोई चारा नहीं, हर एक जगह पे रुके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय पे हम लोगों को एक बहुत अच्छा मौका था और अभी भी है कि हम लोग सब लोगों ने क्यों नहीं ऑनलाइन भी काम करते हुए ये बताए कि मैं किस जाति में मेरा जन्म हुआ, और सरकार के पास भेजते जाए कि हम लोगों ने, हमारी जातियों में इतने इतने लोग हैं, हमारे यहाँ से, हमारे प्रांत से, हमारे प्रदेश से, हमारे गांव से, हमारे समुदाय से हम लोग आपको भेज रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने आदिवासियों के जंगल अधिकार के संघर्ष में किया,
लेकिन फिर भी बातें तो होती है। जैसे जंगल अधिकार कानून में भी 75 साल का दाखला दिखाने की बात हुई, उसी तरीके से वो कहेंगे। लेकिन सवाल है कि इस देश में जन्मे लोग हैं हम, इस देश में काम कर रहे हैं हम लोग, हमारी पीढ़ियां इधर गई हैं, हमारी पीढ़ियों ने यहाँ पूरा अपना रेवेन्यू दिया है, अपना उत्पन्न दिया है, अपना श्रम दिया है, हमने खून पसीना एक करके इस देश को बनाया है। तो फिर हमको ये पूछा क्यों जाता है और हम लोगों को इस तरीके से पिछड़ा क्यों रखा जाता है? क्यों यहाँ के लोगों को उस तरीके से जितनी नौकरियां हैं, जितनी शिक्षा है, उसमें समान अवसर क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? ये सारी चीजें जातीय जनगणना के साथ जुड़े हुए हैं। लोग कहेंगे कि आप जातिवाद कर रहे हैं। नहीं, इस देश में पहले से जातिवाद मौजूद है, यहाँ जाति मौजूद है, और इसलिए इन जातियों की जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक ये पता नहीं चलेगा। हम लोग जो बोल रहे हैं कि 3% ब्राह्मण है, हम लोग बोल रहे हैं कि केवल 17% जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, बाकी 83% जो है वो शूद्र और अतिशूद्र है। तो एक बार खुलकर तो पूरी बात हो जाएगी। मंडल आयोग के बाद वीपी सिंह जी को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, 340 के मुद्दे पे डॉक्टर बाबा साहब को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, और आज फिर भी जातीय जनगणना के जब आप एनआरसी कह रहे हो, सीएए कह रहे हो, तब आप 2021 में जो जनगणना होने वाली है उसके पहले ही आप लोग तय कर रहे हो कि कौन इस देश में रहेगा, कौन इस देश में नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि बहुजनों के आंदोलन से ना एक बहुत बड़ी हवा बनेगी, एक बहुत अलग राजनीति बनेगी। उस राजनीति ने उसके तहत एक अस्मिता और अस्तित्व के संघर्ष इकट्ठा होंगे, और वो शाहीन बाग के जैसे आवाज उठाने लायक एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे, एक चिंगारी रहेगी ये तो। लेकिन इस तरीके से बहुजन नेतृत्व ने सोचना चाहिए और इसी तरीके से राजनीतिक पहल भी करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अभी आपने जो बात कही, अच्छा जी, मैं हमारा जो, हाँ जी जी बोलिए जवर सिंह जी। हाँ बोलिए। ओबीसी है, उनको आरक्षण 27% मिला हुआ है, लेकिन 12% ज्यादा जो पद है वो रिक्त है SC/ST के ही देश में, और निजीकरण लगातार बढ़ रहा है, और न्यायपालिका में खास करके SC/ST OBC का प्रतिनिधित्व नहीं है। वहाँ जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी वजह से आरक्षण व्यवस्था वहाँ है नहीं, कॉलेजियम सिस्टम की वजह से भाई भतीजावाद, जातिवाद, न्याय सिस्टम से, तो ये कमियां कैसे पूरी हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ, देखो, हम लोगों को कोरोना के समय और भी बातें समझ में आई कि इस देश में बहुत सारी चीजें जो हैं वो विदेशों के आधार पर चल रही है। हमारे यहाँ जो भी चीजें आ रही है, अभी हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमारी लड़ाई चीन से होने वाली है, फिर हमको ये पहले बताया गया है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो रही थी। हमारे सारे पड़ोसी दुश्मन जो है वो पहले से उन्होंने खड़े करके रखे हैं। दूसरी बात ये है कि ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चल रहा है, तो हमारे यहाँ कोरोना की कोई भी औषधि हमारे यहाँ बनने के लिए कोई इस तरीके की लैब नहीं है, ना ही हमारे यहाँ के लोग जो इतने शायद तज्ञ होंगे भी, तो उनके लिए कुछ इस तरीके की प्रावधान नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के तहत जो आधुनिक तकनीकी विज्ञान आया है या तकनीक आया है ऐसे कहते हैं, उससे शायद हो सकता है कि सरदार पटेल की बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति बन सकती है सरदार सरोवर परियोजना पर, लेकिन सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित हुए लोगों के लिए एक झोपड़ी नहीं बन सकती है। इस तरीके का पूरा माहौल है। तो हमारे यहाँ अगर सही विकास नीति की बात और तकनीक की बात और विज्ञान की बात जोड़े तो इस तरीके से हमारे पास पहुंचे नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे क्या है, हमारे यहाँ के युवाओं की शक्ति क्या है? आज आप भी देखिए कि आपके हम लोगों के लिए कोई चैनल्स नहीं है, तब आपने चैनल शुरू किया, तो हम ये होता है कि हम लोगों के लिए बातचीत के लिए हमने कई दरवाजे खोले हैं, तो हमारे पास भी उस तरीके की बुद्धिमत्ता, उस तरीके के कौशल और उस तरीके की तकनीकी जानकारी रखने वाले बहुत सारे युवा लोग हैं।
और उनका हमने इस्तेमाल करना चाहिए। और इस देश में इस तरीके से ये पूरी जो वैश्वीकरण के तौर पे जिस तरीके से एक निजीकरण आया है, तो इस निजीकरण को लेकर एक बहुत बड़ा हमला कौन बोल सकता है? तो हमेशा क्या कहा जाता है कि फिर हमारी लड़ाई क्या होगी? जन आंदोलनों की बात करें तो वो कहते हैं कि हमें खेती की लड़ाई करनी होगी, भूमि की लड़ाई करनी होगी, जंगल को बचाना होगा, पर्यावरण। अरे यहाँ इस देश की पहले संविधान को बचाने की बात अभी है, क्योंकि संविधान जब तक नहीं बचेगा तो हमारी भूमि भी नहीं बचेगी। तो अभी सवाल केवल निजीकरण और वैश्वीकरण का नहीं रहा, इस देश के राष्ट्रीय क्या होगा, देश की राष्ट्रीयता किसमें है, देश का राष्ट्रीयत्व क्या है, देश का नागरिक क्या राष्ट्रीय नागरिक है, उसके पास खुद के लिए राष्ट्र भी बचेगा या नहीं बचेगा, इस तरीके के हालात बना के रखे हैं। तो हम लोगों के पास अगर एनआरसी के तहत या सीएए के तहत मजदूरों को खदेड़ कर बाहर ही निकालने वाले होंगे, तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? तो हमें ये देखने की बात है कि केवल वैश्वीकरण का दौर या निजीकरण का दौर नहीं है, हमें हमारी राष्ट्रीयता बताने की बात आ गई है, हम कैसे राष्ट्रीय है। तो इस समय बात है केवल जो राष्ट्र ये लोग एक धर्मांध राष्ट्र या सांप्रदायिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसके बदले में हम आज बहुजनों के राष्ट्र की निर्मिति करने की जरूरत है, उस राष्ट्र का चिंतन होने की जरूरत है, उस राष्ट्र के बारे में हम लोग इकट्ठा आके अगर जब तक हम अगुवाई नहीं करते हैं और हम नहीं सोचते जिसमें महिलाएं अगुवाई कर सकती है। एक बहुत अच्छा एक अभी वीडियो आया था कि जहां जहां महिलाएं शासक थी वहां उन्होंने कोरोना की टक्कर बहुत अच्छे से दी किसी भी देश में। तो आज हमारे पूरे देश में महिलाओं की किस तरीके की स्थिति है, बहुजन महिलाओं की किस तरीके की स्थिति है। कोरोना में ये सारे लोग जब इकट्ठा आए तो क्या था, हमारे बहुजन नायकों ने हमें सहजीवन की एक बहुत बड़ी मिसाल दी है। अगर महात्मा फुले जी को देखिए और उनका चरित्र देखिए तो दोनों ने स्त्री पुरुष सहजीवन की एक मिसाल रखी। जब फुले जी चले गए और क्वारंटाइन पीरियड था शुरू 1897 में, तब यानी 1890 में फुले चले गए, उसके बाद पूरे देश में एक बहुत लहर उठी और बॉम्बे और पूना में प्लेग की लहर आई। वो सारा पैंडेमिक एरिया था। उस समय उन्होंने जो दत्तक लिए हुए पुत्र थे यशवंत, वो भी काम कर रहे थे और सावित्रीबाई भी काम कर रही थी। कितने लोग मर रहे थे और ऐसे लोग मर रहे थे, उनको उठा उठा के हमारे देश की अगर पहली फ्लोरेंस नाइटिंगेल अगर कौन होगी तो ये बहुजन नायिका सावित्रीबाई फुले है। हमारे देश की पहली शिक्षिका भी वो रही है, हमारे देश की पहली विचारक भी वो रही है। अगर इस तरीके से लोगों ने यहाँ के लोगों को शिक्षा दी है, ये बहुजनों ने पूरी नींव डाली है, तो ये लोगों को वंचित करने वाली नीति बहुजन लोग कैसे सहन कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश का इतिहास बहुजनों ने लिखा था, इस देश की इतिहास की पृष्ठभूमि बहुजनों ने लिखी है। और ये अगर हम नहीं देखते हैं, जैसे मेरे पास आपने बोला था तो इसलिए मैंने आपको उदाहरण भी दे दूं कि बुद्ध के जमाने में थेरी गाथा लिखने वाली 73 महिलाएं थी, उसमें 3-4 ब्राह्मण महिलाएं थी, बाकी सारी बहुजन महिलाएं थी। और वो निकल चुकी और उन्होंने लिखा है, बाकायदा लिखित रूप से उनका साहित्य मिला है। आज कोई भी एक नारीवादी स्त्री मेरे जैसी भी नहीं बोल सकती है, इतने विद्रोही विचार उस समय 2500 साल पहले उन्होंने प्रकट किए हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर 11वीं सदी से निकलती है अक्का महादेवी, तो वो सारे ब्राह्मणों को अनुभव मंडप में सवाल करती है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ रानी चांदबी भी हो जाती है। रजिया सुल्तान 1236 से लेके 40 तक जब हुई, तब उन्होंने वो स्त्री होने के नाते जब उनको नकारा गया, तब उन्होंने ज्यादा से बहुजनों के लिए काम किया। हम देखते हैं कि अहिल्याबाई होलकर जो धनगर समुदाय से थी, उनके हाथ में इन लोगों ने केवल शिव जी रख दिए, लेकिन सवाल यह है कि शिवलिंग रख देने से अहिल्याबाई को एक धार्मिक बताने की कोशिश की। लेकिन आप देखोगे कि अहिल्याबाई होलकर का संस्थान और राज ऐसा था कि वहां जो पानी के हौद थे वो सबके लिए खुले थे। यानी महात्मा ज्योतिबा फुले के पहले अगर सबके लिए हौद खुले करने वाले और एक ही जाति यानी सब जाति के लोग वहां पानी पी सकते थे, रह सकते थे, धर्मशाला में रह सकते थे, इस तरीके का राज करने वाली कुशल प्रशासक भी बहुजनों से थी। हमारे यहाँ रानी दुर्गावती थी, हमारे यहाँ सिद्धू कान्हू थी, हमारे यहाँ
रानी अबक्का थी, जो हम लोगों को जो इतिहास सिखाया जाता है यानी के साथ 16वीं सदी में लड़ी है। तो ये हमारे पास कोई इतिहास ही नहीं आया है, तो हमें बहुत खोजने की जरूरत है। हम जैसे आज दलित स्त्रियों, दलित लेखिकाओं ने, लेखकों ने जिस तरीके का काम किया है, जब तक बहुजन लोग बाहर आके ये नहीं बताते कि हमारी विरासत क्या है, हमारा इतिहास क्या है, तब तक लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करने वाले। हमने खुदवाई की है, हम कारीगर रहे हैं इतने बड़े बड़े केव्स के, हम कारीगर रहे हैं इतने बड़े बड़े जो आज दिखते हैं नमूने जो दिखते हैं, फिर कुतुब मीनार हो या ताजमहल बनाया हो, ये कारीगर कौन थे, ये कहाँ से आए थे? आज ये पीतल की सारी चीजें कहाँ से है, ये तांबे की चीजें कहाँ से है, ये लोहे की चीजें कहाँ से है? ये सारे लोग 3743 जातियों में आज भी बटे हुए हैं। इन सबको इकट्ठा लाने की जरूरत है, और उसमें महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं कहा इस पूरे अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था में अनस्किल्ड लेबर की भी एक व्याख्या की गई, और इनको स्किल्ड लेबर न कहते हुए एक डोमेस्टिक वर्कर के जैसे, यानी घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं के तहत उनको ढकेल दिया गया। मिट्टी का काम करने वाली, बिगारी काम करने वाली महिलाएं या पुरुष करके उनको ढकेल दिया गया। आज इतने लोग आते हैं बिहार से, आंध्र से, और हर एक जगह पे आप देखो महानगरों में आते हैं, इनके जैसे कोई अच्छे बढ़ई सुतार नहीं मिलते किसी को। तो ये कौन लोग हैं जो अपने यहाँ काम कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इनके बिना क्या है कि एक मैंने पिछली बार भी कहा था, एक बहुत सुंदर गाना है ना कि हमने जब ये सब बनाया तब आपको पता नहीं चला कि हमारी जात कौन सी है। जब हम आपके द्वार पे आए और खाना खाने लगे तब आपको पता चले। ये गाना मराठी में थोड़ा सा सुना भी दूं कि तेव्हा बदमाशा कळलं नव्हतं का जात कंची हाय ना, आमची जात कंची हाय ना, आमचा धर्म कंचा हाय। यानी हमारी जात कौन सी है, हमारा धर्म कौन सा है, ये तब नहीं पता चला जब हम आपके घर में काम कर रहे थे, कष्ट कर रहे थे। जब हम आपके यहाँ आए तो खाना देने के समय आपको जात समझ में आती है, जब शादी करनी है तब जात समझ में आती है, तब आप हमारे बच्चों को मार देते हो। तो ये जो है, ये सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है। और आज की युवा पीढ़ी को हम लोगों को बिल्कुल खुली छूट दे दी चाहिए अंतरजातीय और अंतरधर्मीय शादियों की। वो जिस तरीके से लव जिहाद की बात ला रहे, जो ऑनर किलिंग की बात ला रहे हैं, और ये कहते हुए कितने सारे लोगों को, जैसे अभी विराज को मार दिया, तो इस तरीके से मार रहे हैं। सुरेखा भोतमांगे की का जिस तरीके से कत्ल किया, तो उसमें ओबीसी शामिल थे, इसलिए दलित और ओबीसी में युद्ध लग गया। अब सवाल यह है कि ओबीसीओं को इस तरीके की मानसिकता कौन बना रहा है? इस मानसिकता में इनको किसने बताया कि आप अपर कास्ट हो? अगर आप उनको ये सवाल पूछना चाहिए, हम लोगों ने सबने ओबीसीओं को, बहुजनों को, हमारे घर के लोगों को सवाल पूछने चाहिए कि अगर आप उच्च जाति के हो तो आप जा सकते हो मंदिर के पुजारी बन सकते हो क्या? आपको 12% लोग आप क्या सचिवालय में ऊंचे पदों पर हो? क्या आप जज हो? क्या आप मंत्रालय में हो? आप देखोगे कि 33% कोटा में जब ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की बात उठाई गई, तब हम देखते हैं सुषमा स्वराज से लेकर बिल्कुल यानी हम क्या सुभाषिनी अली हो या फिर वृंदा कारत हो, ये सारे लोग या ये सब लोग कहाँ से आते थे? तो उच्च वर्णीय से आते थे। लेकिन दो ही औरतें थी, एक थी बीजेपी की खासदार उमा भारती और दूसरी थी मायावती जी, वो पूरे बहुजन समाज पार्टी का निर्माण की बात कर रही थी। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं आरक्षण की बात, तो इसमें तो 33%, केवल 2 या 3 ही महिलाएं कह रही थी कि हमको आरक्षण में ओबीसी आरक्षण का कोटा होना चाहिए। सवाल यह है कि जब तक आप ओबीसी महिलाओं को के अस्तित्व को ही नहीं समझ रहे हैं, 3745 जातियों में ओबीसी महिलाएं जो आपको वोट दे रही है, आपके मतदान में अगर इन्होंने हाथ ले लिया पीछे तो आपको 52% वोट नहीं मिलने वाले। 27% तो कोटा दिया, लेकिन 27% 52% को दे रहे हैं आप।
और 27% में भी आप 12% कोई ऊंचे ऊंचे इसमें आप देखेंगे, लेकिन बाकी सब जगह पे नौकरियां भी चली गई। हमारे बच्चे जब वहां जाते, अब रोहित वेमुला के केस को ले लीजिए। रोहित वेमुला को कहा गया आपके पिताजी, उनके पिताजी ओबीसी थे, उनकी माँ दलित थी, यानी अंतरजातीय विवाह करने वाली एक औरत, हो सकता है एक्सीडेंटली हुआ होगा, लेकिन आज रोहित वेमुला की माँ राधिका वेमुला को आप दलित हो या ओबीसी हो इसके ऊपर झगड़ना पड़ रहा है, जबकि रोहित वेमुला की जान गई है। आज सुशांत सिंह राजपूत एक नेपोटिज्म का शिकार होते हैं। ये बच्चे आते कहाँ से? ये इस तरीके की बहुत सारी महानगरी में, माया नगरी में आते हैं, एक बहुत बड़े सपने लेकर आते हैं और बहुत सारे कौशल उनके मन में, उनके हाथों में होते हैं, बहुत कारीगरी, बहुत वो अच्छे से कलावंत होते हैं, बहुत हुनर होता है, और उनको जब देखना पड़ता है तो उनको एक बहुत ही अलग तरीके की जिसको हम कहेंगे इंफीरियोरिटी मानसिकता दी जाती है, और उस मानसिकता के तहत वो इस सारे चीजों का सामना नहीं कर पाते हैं। तो आज मुझे लगता है कि जिस तरीके का डिप्रेशन आ रहा है वो केवल वैश्वीकरण से नहीं आ रहा है। ये डिप्रेशन जो आ रहा है, यहाँ के भी जो बिजनेसमैन है, यहाँ के लोगों ने कॉर्पोरेट जो बनाई है, यहाँ के लोगों के भी जो बच्चे आ गए हैं पूरे उस क्षेत्र में, इनकी भी मोनोपोली चल रही है। तो ये एकाधिकारशाही वाली भी बात है और इसको तोड़ना होगा, और उसको तोड़ने वाले दलित, आदिवासी, बहुजन बच्चे, युवा लोग जब तक, हाँ, और मुझे लगता है कि युवाओं के ऊपर विश्वास करना चाहिए। मुझे याद है कि मैं जब 1978 में जेपी मूवमेंट में आई तब मैं कौन थी, लेकिन जेपी ने हम सबके ऊपर, युवाओं के ऊपर विश्वास रखा। मैं छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की संयोजक 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में बन चुकी थी और राष्ट्रीय तौर पे घूमने लगी थी, प्रचारक बनी थी। आज हमने इस तरीके से युवाओं को हमारे सामाजिक क्षेत्र में कहाँ लिया है? वो माध्यमों में आते हैं। हर साल क्रिकेट की टीम बदलती है, हॉकी की टीम बदलती है, खेल में लोग नेतृत्व बदलता है, लेकिन हमारे यहाँ सामाजिक इसमें वही व्यक्ति चलती रहती है। हमारे यहाँ भी बहुत घराने हैं, तो हम लोगों को बहुत नया नेतृत्व, नए लोगों को पहचान, इतनी सारी बहुत ही होशियार और कुशल तंत्रज्ञ हमारे साथ है, उन सबको लेने की, और साइंस और तकनीकी इसमें लोग जो घुसे हैं उनको भी साथ में लेने की, और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को साथ में लेने की जरूरत है। जब तक हम बहुजनों को एक आर्थिक आयाम में भी इकट्ठा नहीं लाएंगे और उनकी क्रिएटिविटी पे, उनकी कलात्मकता पे, उनके विचारों पे, उनके चिंतन पर विश्वास नहीं करेंगे। उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बहुत समझ है, लेकिन हम अगर वही धारा ये करते रहेंगे कि उनको क्या समझता है, हम लोग जो बोल रहे हैं वही समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि चिंतन मंथन पूरा होगा। हम सबको साझेदारी करनी पड़ेगी, लेकिन हमको युवाओं को नेतृत्व देना पड़ेगा। आज हमारे देश में युवाओं का नेतृत्व उभरा था, कन्हैया कुमार के जैसे, शैला रशीद के जैसे, जामिया मिलिया की जो लड़कियां बोलने लगी, उनको आज तो वो जेल में है, आज जामिया मिलिया की जो लड़कियां बोली उनके तहत ये सारा नेतृत्व उभर रहा है। कितनी सारी वकील लड़कियां आई बाहर, कितनी कुशल लड़कियां हैं जो बोल रही है, बात कर रही है। अब लारा जसानी जैसी लड़की पीयूसीएल का नेतृत्व कर रही है। ये सारे आज हमने देखने जैसी बात है कि इतना हमारे पास बनाया, और हमारे पास जो लोग आए हैं अलग अलग तरीके से, उनको हमको इकट्ठा लाना पड़ेगा, हमको उनको जगह देनी पड़ेगी। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार अगर साथ में आ जाते तो इस देश का एनसीसी और एनसीए और सीए जब नहीं था, एनसीआर और सीए, तो उस समय अगर वो नहीं आता तो मुझे लगता है इस देश का नेतृत्व कब से बदल चुका होता। आज हम लोगों को, ये सब दलित, बहुजन, आदिवासियों के हम कहेंगे कि नेता है, और उनमें से ये नेता उभर कर आ रहे हैं। और मुझे मालूम है कि फिर नेपाल में हो या फिर छत्तीसगढ़ में हो, सब जगह, झारखंड में हो, ये सब जगह से नेतृत्व उभर रहा है। उन सबको मौका देने की बात है और उनको आज मौका मिलना चाहिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जी,
मैं अगला एक सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद आठा जी ले लेंगे। आज आमतौर पे एक धारणा हो गई है कि जो ये जो फांसीवादी ताकतों के जो झंडा वाहक हैं वो ज्यादातर बहुजन समाज है। उसके तर्क भी है कि जैसे ओबीसी ज्यादा राम भक्त हो गए, ओबीसी या बहुजन समाज के हैं, कृष्ण भक्त हो गए खुद को यदुवंशी के नाम पे। और ये भी बार बार कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद गिराने में ओबीसी युवाओं का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया, उनको यूज किया गया, या ये कहें कि वो आगे थे या उनको या इस्तेमाल किए गए। तो ये जो धर्मांधता और धर्म के प्रति जो जो रूढ़ियों के प्रति जो झुकाव है बहुजन समाज का, और ये जो आमतौर पे कहा मुस्लिम, कहीं भी मुस्लिमों के खिलाफ कोई हिंसा अगर करनी होती है तो चाहे आरएसएस हो, भाजपा हो या सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हों, वो हमेशा दलित बहुजन समाज के युवाओं को ही इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर के आपके क्या विचार? एक बात है हमारे पेट की, एक बात है कि मुझे थोड़ा भी पैसा कोई दे रहा है और मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये माफिया लोगों को अच्छे से मालूम है। आज इस देश में जो भी लोग दे रहे हैं पैसा, फिर वो राम जन्मभूमि के लिए हो या फिर इस तरीके से मस्जिद गिराने के लिए हो या फिर कोरोना के समय में भी एक मुस्लिम में ही मुस्लिम पूरे मस्जिद में ही कोरोना हो गया, इस तरीके की अफवाहें फैलाने में हो, ये सारे लोग एक ही चरित्र रखते हैं। और फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर किसी भी धर्म के हो, लेकिन अगर वो माफिया हो तो वो एक ही चरित्र रखते हैं। और उनका चरित्र है कि ऐसे दंगे फसाद करने से, और आज बहुत बड़ा मार्केट है बाहर, समझने जैसे चीज है कि नेटफ्लिक्स हो या अलग अलग अमेजॉन प्राइम हो या सब जगह पे सबसे ज्यादा कौन से मूवीज आ रहे हैं, मूवीज कौन से प्रमोट किए जा रहे हैं, कौन सा मीडिया आ रहा है, वो ड्रग्स का आ रहा है, आपको ये बताने वाले कि ड्रग्स लेने से कैसे होता है। तो अगर आप इधर नहीं जा रहे हो तो ड्रग्स ले लो, आपको धर्म का अफू नहीं चल रही है, यानी जैसे मार्क्स कहते थे, तो ये अफू गांजा जो है वो धर्म वाला अफू गांजा अगर अभी आपको आपके पास का काम नहीं कर रहा है तो हम दूसरे ड्रग्स लेके आते हैं। तो ये ड्रग वाला मामला है और बहुजन समाज को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आपको नौकरी कह के बता देंगे, आपको कहेंगे कि धर्म के नाम पे बता देंगे कि आपको राम कह के। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, मिथिला, आपको मालूम है कि मिथिला नगरी में सीता का जन्म हुआ था। तो मुझे जब पता चला कि यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा लोग निकले और वो राम के लिए निकले, राम मंदिर के लिए, तो मैंने मिथिला के एक दो लोगों से बातचीत की। तब उन्होंने कहा कि आपको मैं बता दूं कि हम लोग रहे जरूर नजदीक पटना बिहार में और यूपी में, लेकिन मिथिला नगरी में राम की पूजा नहीं होती है, हम लोग नहीं करते राम की पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ सीता का जन्म हुआ और जिस सीता को उन्होंने धिक्कारा, तो हमारे यहाँ इस तरीके की एक विविध संस्कृति है। हमारे यहाँ रावण की पूजा करने वाले लोग हैं, तो रावण की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि रावण के पास सीता होने के बावजूद सीता को उसने हाथ नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने शूर्पणखा के नाखून भी काट दिए, इन्होंने हिडिंबा का नाक काट दिया, इन्होंने ताटका का खून कर दिया, और इस तरीके से इतना ही नहीं तो गांधी आ गए तो गांधी का भी खून कर दिया। इन्होंने पानसरे को मार दिया, कलबुर्गी को मार दिया, गौरी लंकेश को मार दिया, दाभोलकर को मार दिया। तो इनके लिए ये असूर है, और इस तरीके से बहुजनों के मन में ये पैदा कर रहे हैं कि ये लोग राक्षस है और हम। तो बहुजनों को बहुत समझना जरूरी है कि सचमुच असुर और राक्षस वाली जो बात है, जैसे शरद पाटिल जी ने अपने इसमें मार्क्स, फुले, अंबेडकर कहते हुए एक बहुत अलग तरीके की समीक्षा लिखी और दास शूद्रों की गुलामगिरी से सौत्रांतिक सिद्धांतन किया। उसमें शरद पाटिल कहते हैं कि इन्होंने किस तरीके की दास प्रथा हमारे ऊपर लाई। है कि ये विरासत हमारी ये है कि यानी हम लोगों को बहुत सवाल पूछने के। अभी मैंने कोरोना के पीरियड के पहले मैं वंदना महाजन और संध्या नरे पवार, हम लोग तीन जो है बहुजन स्त्रीवादी अभ्यासक है महाराष्ट्र में, जिन्होंने अभी वेदों की पढ़ाई पूरी की।
तो मैंने जब यजुर्वेद और सामवेद की पढ़ाई की, तब मुझे ये लगा कि यजुर्वेद क्या है, यज्ञ है, और इन यज्ञों में क्या महिलाओं का स्थान था? तो नहीं था। बहुजनों का स्थान था? नहीं था। सिंधु संस्कृति में कौन थे? सिंधु संस्कृति जो खड़ी थी वो क्या थी? मेसोपोटामिया से लेकर 10,000 सालों से लेकर सिंधु संस्कृति तक जो बना, या नालंदा या तक्षशिला में जो विश्वविद्यालय थे वो क्या थे? बुद्ध के समय क्या था? 14,000 जैन साध्वी है यहाँ, भगवान महावीर और 54 तीर्थंकर हुए, उनके साथ निकलती है। तो ये इस तरीके की एक समतावादी विचारधारा वाली जो विरासत थी। फिर हम कबीर के पास आते हैं तो एक बहुत अलग तरीके की विरासत हमें है, और उस विरासत को हम समझते नहीं हैं, और उस विरासत को नहीं समझते हुए अगर हम राम जन्मभूमि के पीछे लगते हैं तो ये हमारा भी दोष है कि हम सब लोग क्यों नहीं बन जाते हैं इस तरीके के बुद्ध धम्म के बारे में लोगों को बताने के लिए नहीं निकल रहे हैं, हम लोग कबीर के बारे में बताने के लिए नहीं निकल रहे हैं, हम लोग तुलसीदास ही लेके बैठे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। तो अभी ये नहीं चलने वाला है, हमको ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके की समता की नींव रखने वाले लोग थे। हम इकबाल बानो कह देते तो इस देश में हमारे ऊपर केस ठोकी जाती है, लेकिन फैज तो जेल में भी लिखते हैं। तो इस तरीके का मैं टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी अभी, और मुझे बताया गया कि मैं जेंडर पढ़ाती हूँ, मैं विमेन स्टडीज पढ़ाती हूँ, मैं यानी जिस तरीके का जेंडर पॉलिटिक्स है और जिस तरीके का बहुजन पॉलिटिक्स है, मैं कास्ट, क्लास और रेस और जेंडर, इसका इंटरसेक्शनलिटी पढ़ाती हूँ। लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट में उस समय हिंदी पढ़ाने के लिए कोई नहीं था, तो मैंने हिंदी का जो मेरा सिलेबस बनाया, वो सिलेबस ऐसे बनाया कि ये लोग आ रहे थे, कोई तमिलनाडु से थे, कोई केरला से, कर्नाटका से, यानी नॉन हिंदी रीजन से आने वाले लोग थे, कोई उड़ीसा से थे, कोई नागालैंड से, कोई मणिपुर से। तो फिर इनको इकट्ठा मुझे हिंदी पढ़ाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने फैज पढ़ाया, मैंने क्या किया, मैंने उनको प्रेमचंद पढ़ाया, मैंने क्या किया, उनको सत्यजीत रे की फिल्में दिखाई। तो क्या हुआ कि उनकी हिंदी सोशल हिंदी बन गई। तो ये सामाजिक चेतना वाली हिंदी उनको मैंने रविवार और दिनमान जैसी पत्रिका मेरे समय निकलती थी, उसका उनको एहसास करवाया। हंस निकलता था, किस तरीके की कहानियां लोग रचते थे और कैसे थे, मन्नू भंडारी बताई, राजेंद्र यादव बताए। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे तो प्रारंभिक सीख रहे थे, लेकिन आज मेरे वो सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, वो सचमुच हम देखेंगे इकबाल बानो गाते हैं, मेरे साथ गाते हैं। तो ये इस तरीके की बात हम कर सकते हैं। हम लोग एक नए निर्माण की बात करें, हम ऐसी चेतना निर्माण करें कि उन बच्चों को के पास जितनी बहुत ज्यादा ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं राह देने की जरूरत है। हम लोग भले ही बात करेंगे कि बड़े बांध नहीं बने, तो केवल नदी पे नहीं, इनके ऊपर भी हम लोग जिस तरीके के बड़े बांध बांध रहे हैं, उनकी मानसिकता को, उनकी ऊर्जा को, उनकी चेतना को, उनकी जागृति को बिल्कुल रोक रहे हैं। ये हमने भी नहीं करने चाहिए। हम किसी भी बात के तहत उनको नहीं रोकना चाहिए। वो शायद नए वाद निर्माण करेंगे, हो सकता है कि स्त्रीवाद या बहुजन स्त्रीवाद के बाद एक नया वाद वो भी निर्माण करे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बहुत विश्वास रखते हुए हमको काम करना पड़ेगा। हमें नए मॉड्यूल बनाने पड़ेंगे, हमें नए विश्वविद्यालय की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में अभी कुछ नहीं रखा है। वो 2+2 4 ही बोलते हैं, और हमको तो 2-2 पांव चलते हुए कितने लोग दिखते हैं। 2-2 पांव से हम चलने वाले इतने लोग कि वो कहाँ हिमालय भी पार कर सकते। तो ये जो है ना, ये दिखना चाहिए, ये हौसले होने चाहिए। ये जब हौसले होंगे तब जाके मुझे लगता है कि कुछ सामाजिक बदलाव और परिवर्तन की बात हम कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास वो उमंग है? क्या हम निराश हो चुके हैं? क्या हमें बदलाव और परिवर्तन पर विश्वास नहीं रहा है? और जिस तरीके के हमारे बिल्कुल पुराने जो है, अब मुझे लगता है कि गांधी जी के अनशन का या आत्मसमर्पण वाले सारे तरीके हमने बंद कर देने चाहिए। अब हमें नई खोज करनी चाहिए। हम इस तरीके के नए तकनीक लाने चाहिए कि सरकार ने लाए हैं ना नए तकनीक, और आज आपने भी नया तकनीक इस्तेमाल किया है, MTN चैनल ने भी किया है, आज लॉर्ड बुद्धा चैनल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग नए तकनीकों से बात करेंगे, नए तकनीकों से नए लड़ाई लड़ेंगे, तो मुझे लगता है फिर हो सकता है शायद भारत से नहीं उठे होंगे लोग, लेकिन साउथ अफ्रीका से उठेंगे, हो सकता है सोमालिया से उठेंगे,
जरूरी है कि ये पूरे वैश्वीकरण के खिलाफ हर एक जगह से कोई उठे। और वैश्वीकरण की लड़ाई एक देश की लड़ाई नहीं है। और हमारी एक तरफ हम कहते हैं हमें सरहदें नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ हमारे इस एक देश का नागरिकत्व भी चाहिए। हमारे पाँव के नीचे हमें भूमि भी चाहिए, हमारा जल भी साबुत रहना चाहिए, पानी भी रहना चाहिए, हमारा नेचर भी रहना चाहिए। इस सबको अगर इकट्ठा करना है तो पूरे समूचे देश में पर्यावरणवादी युवा उठे हैं, और बहुत सारे, वो केवल युवक युवती नहीं है, ट्रांसजेंडर भी है, बहुत अलग अलग तरीके की लहरें उठ रही है। तो क्यों नहीं हम सबको इकट्ठा लाएं और इस तरीके से देखें आगे का चित्र कि वैश्वीकरण के खिलाफ भारत के नागरिकों की विश्व समुदायों को एकात्म करने की लड़ाई, यूनिवर्सल करने की लड़ाई, एक पूरे साम्राज्यवाद के खिलाफ की लड़ाई के तौर पे उसको देखना पड़ेगा। केवल नेशनल अलायंस बना के नहीं चलेगा। अभी हमको वैश्विक अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, वर्ल्ड लेवल के अलायंसेस बनाने पड़ेंगे। हो सकता है आज क्यूबा को उन्होंने पीछे रख दिया हो, कहीं ब्राजील को उन्होंने पीछे रख दिया हो, वहाँ जो लोग लड़ रहे हैं, मेक्सिको में लड़ रहे हैं, वो भी पीछे रह गए हो। लेकिन बहुत सारी लड़ाइयाँ बहुत अलग अलग, जैसे अभी जॉर्ज के समय जॉर्ज को एक अश्वेत वर्णियों को जिस तरीके से मारा, तो हमने देखा कि कितने सारे अलग अलग वर्णों के लोग रास्ते पे आ गए। तो लोगों में चेतना है, कोई एक व्यक्ति चले जाने से ये नहीं होगा। और हमने देखा है कि हिटलर का अंत हुआ है इस देश में, हमने इस पूरे विश्व में हमने देखा है कि जब हुक्मरान आए और उन्होंने लोगों को तबाह करने की कोशिश की, कंसंट्रेशन कैंप करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, तब उनका अंत हुआ है और लोगों ने ही किया है। तो इस तरीके की हमें एक बहुत ज्यादा उम्मीद, ये लगता होगा आज खोखली बातें भी लगती होगी, लेकिन ये खोखली बातें नहीं है। मैं 40 सालों से जन आंदोलनों में हूँ, मैं देख रही हूँ सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति शायद मेरी उम्र में मैं देख नहीं पाऊंगी, मैं राजकीय परिवर्तन देख नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं एक चिड़िया का काम करूंगी, जो चिड़िया बीज बोएगी भी और बीज को पानी डालेगी भी, और उड़ते हुए बाकी लोगों को भी बताएगी कि यहाँ माहौल कैसे है। तो हो सकता है कि मेरे देश में मेरे देश में हो सकता है कि साइबेरिया से जो बर्ड्स आ रहे हैं उनको पता चले कि मैं अभी कोई खाड़ी पर पानी है या नहीं है, समुद्र में पानी है या नहीं, हम उधर जाएं या नहीं जाएं। तो इस तरीके के न्योते देने के लिए हमारे पास आज साधन है, बहुत सारी तकनीकी सामग्री है। तो अगर हमारी लड़ाई है तो बहुत बड़े बड़े लोगों से है, तो वो करनी पड़ेगी, और बड़ी मछलियों से है हमारी लड़ाई। हम बहुत छोटी मछलियां हैं, लेकिन छोटी मछलियां जब इकट्ठा आएगी तो शायद जाल तोड़कर ही नहीं, जाल उड़ाने की भी क्षमता वो रखेगी। तो ऐसा मुझे लगता है। जी आठे जी, आपका कोई सवाल है? मैं एक अंतिम सवाल पूछ लूं। आप पूछ लीजिए सवाल। जी, मेरा बस अंतिम सवाल है दीदी। हम आज देख रहे हैं कि हर देश में संविधान विरोधी ताकतें हैं, न्यायपालिका में भी और कार्यपालिका में भी, और खास करके जुडिशरी में। और हम देख रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर आज भी मनु महाराज की मूर्ति स्थापित हुई है, जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है, आवाज उठा रहे तो उसको दबाया जा रहा है। तो जो मनुस्मृति का राज, आपने भाजपा आरएसएस के कई लोगों के आपने सुने, बयान सुने होंगे, जो सत्ता में बैठे हुए मंत्री हैं, कि वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, एक नया संविधान बनाना चाहते हैं। तो नया संविधान मतलब मनुस्मृति से मिलता जुलता संविधान ही वो चाहते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो इनके मंसूबे कहाँ तक पूरे हो सकेंगे, और इनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए दलित, बहुजन, महिला एकजुटता का किस तरह से सामने आना, कितनी जल्दी सामने आना जरूरी है? एक बात तो बहुत अच्छी करके गए थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने हमको एक राह दिखाई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस दिन धम्म दीक्षा ली, तब उन्होंने नवयान की बात की, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कह दिया था कि मैं पूरे भारत को बौद्धमय करूंगा। तो ये बौद्धमय करने की बात क्या है? तो ये है कि युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए।
ये हमारी घोषणा मैंने दिया हुआ 2004 में मैंने ये नाटक लिखा था और उसमें मैंने ये घोषणा दी थी। आज प्रधानमंत्री भी कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं वो बहुत अलग बात है, उनको युद्ध चाहिए, उनको बुद्ध नहीं चाहिए। तो ये बुद्ध चाहिए वाली जो बात है, वो बुद्ध क्या है? तो वो बुद्ध है शांति का प्रतीक, और वो बुद्ध है अहिंसा का प्रतीक। और जो हिंसा है, देखो अहिंसा में भी क्या है ना, बहुत अलग अलग तरीके हैं। अहिंसा में भी हिंसा है छुपी हुई। तो हमको पुणे करार वाली अहिंसा नहीं चाहिए। हमको गांधी और आंबेडकर के बीच के विवाद नहीं खोलने हैं, और इस तरीके से जो राजनीति इस देश में चली है वो नहीं करनी है। हमको उच्च वर्णीय और बहुजनों में जो आज तक जो भेद हुए हैं और फिर फायदे फिर उच्च वर्णीयों ने ले लिए हैं, ऐसा नहीं चाहिए। हमको सचमुच समता वाला राज चाहिए। फिर दूसरी बात है बंधुता। बंधुता नाम से लोग क्या कहते हैं, पूरे अगर आप देखोगे ओबीसी भी विचार मंच हो या कोई भी, तो हम देखेंगे कि एक हाथ स्त्री नेतृत्व में चल सकती है, लेकिन सारे मंच सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा रखेंगे लेकिन महिलाओं को बराबरी से स्थान नहीं देंगे। सारे मंचों पर केवल आदमी बैठे रहेंगे, निर्णय प्रक्रिया में औरतें नहीं रहेंगी। अब औरतें भी क्या करती है, जो फेमिनिस्ट है वो भी, और उनमें वो ट्रांसजेंडर या यौन कर्मी लोगों को भी स्थान नहीं देगी। ऐसा नहीं चलेगा। सबका प्रतिनिधित्व हमारे पास होना चाहिए, और वो सबका प्रतिनिधित्व जब तक हमारे पास नहीं होगा तो उसको हम कैसे कहेंगे कि समता है या बंधुत्व को जो शब्द है ना वो मैं नकारती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बंधु भाव को ब्रदरहुड के तहत देखा जाता है। फ्रैटर्निटी शब्द को मैं मैत्र शब्द इस्तेमाल करती हूँ। तो हमारे यहाँ समता, मैत्र, समानता वाला अगर कोई धर्म होके गया है पूरे देश में, तो वो बुद्ध धर्म होके गया है। उस बुद्ध धर्म में हम लोगों को एक जो इस तरीके की विरासत बाबा साहब देखे गए कि हमारे देश में ही था 2500 साल पहले, उसको निकाला गया था इस देश से, उसको फिर से अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात, जिनको ये धर्म नहीं अपनाना है और जिनको, जैसे बहुत सारे लोग नास्तिक है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनको धर्म अपनाना है उनको भी महात्मा ज्योतिबा फुले क्या कहते हैं, ख्रिस्त मोहम्मद मांगासी ब्राह्मणासी दरावे परि हृदयासी, यानी हम लोग उनको सबको हृदय के साथ रख सकते हैं। ऐसे मेरे परिवार में सारे लोग हो, ख्रिस्त हो, मोहम्मद हो, यानी कोई भी जाति का हो, तो मेरे परिवार में सारे लोग इकट्ठा हो, इस तरीके का एक समूचे जाति धर्म वाला एक परिवार बन सकता है। वो अंतरजातीय अंतरधर्मीय शादियों से हो सकता है, एक दूसरे के साथ मिलकर हो सकता है। जैसे खेल में खेलते हैं हम लोग, तब हम सब लोग प्रेम से खेलते हैं। हम ये नहीं देखते कि हरभजन खेल रहा है या इरफान खेल रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि अरे इरफान पठान खेल रहा है, हम लोग देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि इस तरीके की सिनेमा इंडस्ट्री में शाहरुख है या आमिर है, तो हम लोग सब इकट्ठा है। हमारे सारे गाने रफी के गाने हम गाते हैं, तो हम रफी को भूलना चाहेंगे क्या? हमारी ये विरासत है, ये विरासतों के साथ आज के लोगों को भी हमको जोड़ना पड़ेगा, और उसमें हम लोगों को धर्म के भेदभाव को मिटाने की बात है। जैसे आपने कहा कि मैं किस तरीके से आगे का चित्र देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने दी हुई दिशा को लेकर एक बहुत ही हमारा कल्चर क्या है उस खोज में निकलने की बात है। दूसरी की बात कि हमारे यहाँ बलि जो है, बलि राजा जो होकर गया, उसको वामन ने 3 कदमों में जमीन मांग ली, और 3 कदमों के बाद, यानी 2 कदम में तो उसने पूरा विश्व व्याप लिया था, तीसरा कदम उसने उसके सिर पे रख दिया, तो बलि पाताल में चला गया। अब क्या है, बलि पाताल में चला गया तो बलि को पूरा का पूरा उन्होंने नष्ट किया। ये बलि कौन था? ये बलि बहुजनों का प्रतीक था। तो बहुत सारे लोग मंडल दिन के समय भी और बलि वंश को लेकर काम कर रहे हैं कि उनका कहना है कि बड़ी राजा का राज आए, यानी किसानों का राज आए, जो श्रमजीवी है उनका राज आए, केवल बुद्धिजीवी नहीं। तो श्रमजीवी बुद्धिजीवी नहीं होते ऐसे नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी है ना। अगर बुद्धि नहीं है तो किसान को पता कैसे चलेगा कि बारिश कैसे हो रही? तो किसान खुद बुद्धिजीवी है, उसको बुद्धिजीवी जितना ही व्हाइट कॉलर जितना पगार होना ही चाहिए, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आज कोरोना के पीरियड में हम सबको पता चला है कि हमको क्या लगता है, तो 3 समय खाना, 2 समय बराबर हम लोग भोजन करते हैं, 1 समय हम लोग नाश्ता करते हैं। ये सब खाना किसानों के तहत से आता है। हमको क्या लगता है कि हम लोगों को डॉक्टर लगेगा,
तो देखो 4 या 5 ही हिस्सों में सब कुछ बट के रह गया। कपड़े वो भी बहुत कम लग रहे हैं, तो पूरी फैशन इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो गई। अब क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा तो अनाज की इंडस्ट्री चलनी चाहिए। ये तो हम सबको पता चला है। अगर कोरोना से हम लेसन नहीं सीखेंगे और यहाँ के किसान और कारीगरों को नहीं जिंदा रखेंगे, तो हमारे घर निर्माण कौन करता है? कारीगर। तो ये सारी चीजों को हमको रखना पड़ेगा और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो भी रोजी रोटी की लड़ाई है वो हमारे अस्मिता के साथ जुड़ी हुई है। अगर मनुष्य का सम्मान नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, तो वो उसको क्या कहेंगे? तो डिग्निटी, तो राइट टू लाइवलीहुड विथ डिग्निटी, इस तरीके की मांग है। और वो केवल राइट नहीं, समूचे लोगों को, सारे मानव समुदाय को ये सारा मिलने का अधिकार होना चाहिए। अब इस तरीके की धारा अगर बुद्ध धम्म देता भी है, तो हम लोग कहेंगे, हमें तुरंत क्या जवाब मिलेगा कि चीन और जापान और ये सारे लोग तो आपके ऊपर आक्रमण करने वाले, हो तो बुद्धिस्ट कंट्रीज है, तो बुद्धिस्ट कंट्रीज के खिलाफ कौन लड़ेगा? फिर हमको ये कहेंगे कि अगर कोई बहुत अच्छे से हमारे पास के पड़ोस वाले लोग भी, पाकिस्तान के लोग अगर कुछ कहते हैं, बांग्लादेश से लोग अगर कुछ कहते हैं, या वो एकतारा वाला लालून फकीर के मजार से उधर से भी कोई कहता है, तो वो सारी चीजें हम नकारेंगे, क्योंकि वो तो ये हम लोगों को हम किसको नकार रहे हैं और किसको स्वीकार रहे हैं, ये बहुत देखने जैसी बात है। आज सब जगह पे ये बहुत ही अमानुषता बढ़ गई है। और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका, यूरोप में भी पुलिस ने सब कुछ हाथ में लिया है, और इन पुलिस को भी ये स्टेट के द्वारा केवल नहीं चलाए जा रहे, ये माफियाओं के द्वारा भी चलाए जा रहे। तो इनके लिए बहुत पैसा आ रहा है कि इन लोगों को मार ही डालो, ये बोल रहे हैं इनको मार डालो। तो मुझे लगता है कि हमको तो फिनिक्स के जैसे उगना पड़ेगा। अगर आज मैं बोल रही हूँ तो मेरी ताकत को बाकी के लोगों ने समझ लिया कि अरे हाँ ये यहाँ रहती है, यहाँ इसको कभी भी गौरी लंकेश जैसा मार दो, तो कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सबको कोरोना के डर से हम छुप कर बैठे थे, तो हम लोगों को ये क्या डर है कि हमको कभी भी मारेंगे, तो डर तो नहीं लगना चाहिए। एक चींटियों के जैसे मरने वाले थे अब भी के अब भी, कोई एक विषाणु आया इसलिए मर रहे थे। तो मुझे लगता है कि शायद धम्म यही सिखाता है, बुद्ध धम्म यही सिखाता है, ऐसा मैं मानती हूँ कि उन्होंने हमको जीव सृष्टि पे भी प्यार करने को सिखाया है। तो एक बहुत अच्छी दिशा बाबा साहब देके गए हैं, हमारे देश में ही है, क्यों नहीं हम अपनाएं? सारे बहुजनों को, मेरी जाति में भी जन्म लिए बहुत सारे किसानों के बच्चे, और ये सब जो मैं पान की खेती करते हैं ना, जो पान हम खाते हैं, उस जाति में मेरा जन्म हुआ। उसको हमारे यहाँ बारही या पानमाली या चौरसिया या तंबोली कहते हैं। मैं उनको भी कहती हूँ कि आप सब रास्ते पे आइए भाई, आप ऐसे खुद को ब्राह्मणवादी बनाकर केवल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम कर रहे हो, जब तक आप अपनी जातियों में भी लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक नहीं विकास होने वाला है, और हमको बताना पड़ेगा। मित्रों, आपने क्योंकि अभी आठिया जी बहुत कोशिश कर रहे हैं उजाले में आने की, लेकिन शाम ढल रही है और उजाला उनके चेहरे पे आ नहीं पा रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त करेंगे। मित्रों, आपने डॉक्टर लता प्रतिभा मधुकर जी को सुना और उनके विचार आपको पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और दीदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और ये उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में भी, क्योंकि हमारे संवाद लंबा चलने वाला है अभी, और आपने जो बात अभी कही कि एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, तो प्लेटफॉर्म ही एक बहुजन समाज का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिन लोगों के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, तो उनके साथ एक अनऑफिशियली भी हम लोग संपर्क में हैं कि कैसे एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। और जो लोग सड़कों पे आए कोरोना काल के बाद, तो उसी तैयारी के तहत हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है। अच्छा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार, क्योंकि आप लगातार कल लगातार 10 घंटे आपने संवाद जारी रखा, और आज भी आप शामिल रहे। और दीदी, आपका एक बार बहुत अच्छा, यानी बहुत ही अच्छा। जी जी, और हम अगली बार आप फिर से जुड़ेंगी, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं। एक बात कहूं कि आपने आज मुझे जो आपने बोला था कि बहुजन स्त्रियों का योगदान, तो आज वो विषय नहीं हुआ है, तो आप जरूर कभी बिल्कुल मैंने वो इसीलिए नहीं किया कि मैंने एक्चुअली सोच लिया था, आपका जो मैंने सुना सुबह,
जो आपका पहला जो वक्तव्य था, तो मैंने सोचा कि उसका आप अलग से भोजन स्त्रियों के बारे में आने वाले 3-4 दिन के बाद एक अलग से हम आपका रखें, सिर्फ स्त्रियों के ऊपर, महिला अस्मिता के ऊपर, और महिला सशक्तिकरण और महिला अस्मिता, क्योंकि हम ये सारी चीजें जानना चाह रहे थे आवाज से छोटी छोटी, और उनको महिला अस्मिता, महिला सशक्तिकरण अलग विषय है। तो आने वाले 3-4 दिन के बाद हम फिर से आपको जोड़ेंगे अगर आपके पास समय होगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू, जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू।